हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अगर नहीं अच्छी चल रही है तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा। आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास आने वाला है। जैसा कि आपको पता है, बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम डेट कक्षा 8 से कक्षा कक्षा 6 से कक्षा 8 वाला है, जो उसकी डेट आपकी आ गई है 9 दिसंबर। तो उसकी आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं आपकी एनसीईआरटी करवा रही हूँ। कक्षा 6 की मैंने पूरी एनसीईआरटी करवा दी है। कक्षा 7 की मैं आपकी करवा रही हूँ। अब 7th में भी आपके एनसीईआरटी, 7th की भी आपके काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं, मतलब 12 चैप्टर मैंने करवा दिया है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, गति एवं समय। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ये आपका 13वां चैप्टर। अच्छे से पढ़ते, आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, एनसीईआरटी से। आइए देखते हैं आपका क्या दिया है गति एवं समय में। फर्स्ट पॉइंट है आपका मंद अथवा तीव्र, मतलब धीमी और तेज। कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र होते हैं, मतलब कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में क्या बहुत तेज मतलब गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। ये तो देखो आपको भी पता है। हम लोग की बाइक है या कोई भी वाहन है, समय के अनुसार चलते हैं। जब धीमी चलाने की समय होता है तो हम लोग धीमे चलते हैं। जब थोड़ी लगता है गति अब बढ़ा लेनी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, गति बढ़ा लेते हैं। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति करें तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। ठीक है। प्राह यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। कैसी होती है उसकी चाल? अधिकतम होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, चाल। चाल में हम लोग का दिया, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। जब कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 50 किलोमीटर तय करती है। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल या समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। मतलब पहले वो धीमी गति से आरंभ करती है अपनी चाल, फिर वो चाल को क्या बढ़ाती है। अतः जब किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रहे अथवा नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं और इसका फॉर्मूला भी होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, गति। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? गति। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है, तथा जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? विरामावस्था कहा जाता है। आइए गति के प्रकार देते हैं। गति कई प्रकार के होते हैं तथा सरल रेखी गति, वृत्तीय गति, असमान गति, समान गति, अनिश्चित गति या अनियंत्रण क्या है या अनियंत्रित गति या नियंत्रित गति होती है। रेखी गति क्या होती है? आपकी सीधी रेखा में चलने वाली सरल रेखी गति। वृत्तीय गति क्या होती है? गोल गोल होती है। असमान गति पहले इधर गए आप लोग, जैसे पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए ऐसे गए, ये क्या होती है? असमान गति होती है। अनिश्चित या अनियंत्रित गति। अनिश्चित मतलब जिसकी कोई दिशा ही ना निश्चित हो। ठीक है। नियंत्रित मतलब एक ही आपको पता है कि यहाँ से हमें यहाँ जाना है, ये आपकी नियंत्रित गति होती है। आइए देखते हैं सरल रेखी गति। जब कोई वस्तु सरल रेखी पथ पर गतिमान होती तो इसे सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे एक साइकिल सवार एक सीधी सड़क पर जा रहा है तो साइकिल सवार की गति सरल रेखा में गति या सरल रेखी गति कही जाती है आपकी। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि एक लड़का एक फुटबॉल के मैदान के एक तरफ की रेखा के साथ साथ चल रहा है तो यह दौड़ रहा है तो यह क्या कहलाती है? उसकी सरल रेखी गति कहलाती। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी पथ की लंबाई दूरी कहलाती। दूरी एक भौतिक राशि। दूरी कैसी राशि है हम लोगों की? एक भौतिक राशि है जिसके परिणाम को केवल अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? अंकीय मान, अर्थात दूरी में
केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। मतलब दूरी है जो उसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। और दूरी कैसी राशि है आपकी? ये आपकी भौतिक राशि है। वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। विस्थापन में क्या होता है? परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। अतः किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई तथा उस समय में वस्तु के स्थिति में बदलाव या वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? विस्थापन कहलाता है। दूरी तथा विस्थापन दोनों भौतिक राशियां हैं। दूरी में केवल परिणाम होता है तथा विस्थापन में परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। क्या होते हैं? परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। अतः दो विभिन्न भौतिक राशियां दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को क्या करते हैं? व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है? एक समान गति। क्या है? एक समान गति। आइए देखते हैं एक समान गति में क्या दिया गया। जब कोई वस्तु समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस की गति को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। घड़ी की मिनट वाली सुई प्रत्येक 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। वही घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। यहाँ चूँकि घड़ी की सुइयाँ समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है अतः घड़ी की सुइयों की गति क्या है? घड़ी की सुइयों की गति क्या है? एक समान गति। आइए असमान गति देखते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो यह गति क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है। जैसे एक कार एक भीड़ भाड़ वाले सड़क पर एक निश्चित समय अंतराल में कम दूरी तय करती है, जबकि वही कार उसी निश्चित समय अंतराल में बिना भीड़ वाले सड़क पर ज़्यादा दूरी तय करती है। इस स्थिति में कार की गति असमान गति है और एक मक्खी का उड़ना असमान गति का एक उदाहरण है, क्योंकि मक्खी समान समय अंतराल में असमान दूरी क्या करती है? आपकी तय करती है। आइए देखते हैं समय की माप। क्या है समय की माप? सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच समय को एक दिन कहा जाता है। इस प्रकार एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप को माह के रूप में की गई है। किस रूप में की गई है? माह के रूप में की गई है। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने को भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का संभवतः समय मापने की सबसे समान युक्त घड़ियाँ ही हैं। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती, परंतु सभी घड़ियाँ में आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। क्या है? सरल लोलक आपका आवर्ती गति का उदाहरण है, याद रखिएगा। सरल लोलक जो है धातु के छोटे छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़ों को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। धातु के गोले को लोलक का क्या कहते हैं? गोलक कहते हैं। लोलक को माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं, जो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सरल लोलक आवर्ती अथवा दोलन गति का उदाहरण है। जब सरल लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी तक, फिर बी से ओ पर वापस आती तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी तथा बी से वापस ए पर आ जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। क्या नहीं करता? लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहते हैं। इसके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक या यथार्थ होता है। कैसा होता है? अधिक होता है या यथार्थ होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है समय तथा चाल के मात्रक। आइए देखते हैं समय तथा चाल के मात्रक क्या क्या है हम लोगों के। समय का मूल मात्रक सेकेंड है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? वो एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है, जो कि चाल
चाल दूरी समय है, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रा जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसी सामान्य स्वस्थ युवा के विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन यानी कि धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है, बच्चों में अधिक होती ही है। जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों को भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, चाल मापना। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा पर प्रमोचित यानी कि छोड़ना करने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है। यदि किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो तो दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। चली गई दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये आपका फॉर्मूला होता है। दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। वाहनों के डैशबोर्डों में मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, इसे चाल मापी कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधी ही किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात हो जाती है। सीधे ही किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या हो जाती है, आपकी ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती हैं कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर होती। इसका मूल मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आज का आपका जो चैप्टर था 13 वो आपका फिनिश होता है। क्या नाम था, गति एवं समय। आइए 14 चैप्टर आपका देखते हैं, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। क्या है 14 चैप्टर आपका, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। फर्स्ट हेडिंग है आपके विद्युत अवयवों के प्रतीक। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी रेखा व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। धन मतलब ये और ऋण मतलब ये। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। किसके द्वारा निरूपित किए जाते हैं, आपके रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजक को बैटरी कहते हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौना, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती, तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। किसको, एक के बाद दूसरे को नहीं रख सकते हैं। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसका तंतु क्या हो जाता है भाई, टूट जाता है। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बल्ब के तंतु को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आइए देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी तार से कोई विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह तप्त हो जाता है। कैसा होता है, तप्त यानी कि गर्म हो जाता है। इससे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव। कमरों को गर्म करने अथवा ठंडा अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाला विद्युत तापक में तारों की कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केबल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। जब इन संधियों को विद्युत मेष में संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इसके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं, ऊष्मा देने लगते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए
जाते हैं। विद्युत परिपथ में जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजी तार हैं। कौन से तार हैं? संयोजी। समानता गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत संधियों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। कितना? अगर मतलब ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो इतना तप्त हो जाएगा कि वो पिघल कर क्या हो जाएगा भाई आपका? टूट जाएगा। कुछ विशेष पदार्थ के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। किसमें बनाने में किया जाता है? विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस विद्युत सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। क्या लग सकती है? आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा तो यह पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्त है। क्या है? सुरक्षा युक्त है, जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत संधियों में किया जाता है। विद्युत साधियों में किया जाता है। ठीक है। विद्युत बल्ब का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है परंतु बल्ब ऊष्मा भी देता है जो वांछनीय नहीं है। इससे विद्युत की क्षति होती। क्या होती है? विद्युत की क्षति यानी कि हानि होती है। इस क्षति को बल्बों के स्थान पर प्रदीप नलिकाओं या फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट का उपयोग करके कम किया जा सकता है। सतह प्रदीप्त लैंप CFLs भी विद्युत की क्षति में कमी करते हैं तथा इन्हें समान बल्ब या होल्डरों में लगाया जा सकता है। किसमें? समान बल्ब या होल्डरों में लगाया जा सकता है। ISI चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि साधित्र के निर्माण में सुरक्षा संबंधी सभी शर्तों का ध्यान रखा गया है तथा इसके उपयोग में ऊर्जा की क्षति न्यूनतम होगी। क्या होगी? ऊर्जा की क्षति न्यूनतम होगी। विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। आइए देखते हैं विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती तब भी यह सुई विक्षेपित होती है। कैसी होती है? विक्षेपित होती है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत चुंबक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। कैसी? चुंबक की भांति। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व समानता कैसा होता है भाई? नष्ट हो जाता है। कब नष्ट हो जाता है? जब विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होता है भाई? समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर यहाँ एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। कैसा लगा होता है? एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में क्या होते हैं? नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत चुंबक लगे होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत घंटी। आइए देखते हैं। विद्युत घंटी में एक विद्युत चुंबक होता है। विद्युत घंटी में लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। क्या होता है? संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा
घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है, परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती का अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। कैसी नहीं होती, विद्युत चुंबक नहीं होती है। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से क्या होती है, स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। क्या मारता है, घंटी से पुनः टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी क्या होती है भाई, आपकी बजती है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं चैप्टर के अपने। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार क्या होता है, तप्त यानी कि गर्म होता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाते हैं भाई, बहुत सी युक्तियों में प्रयोग किए जाते हैं। आपका ये 14 चैप्टर भी फिनिश होता है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके। आई होप आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।